मेरा नाम रोशनी है। मैं भागलपुर की रहने वाली हूँ। हमारे मोहल्ले में एक नया दर्जी अमर आया था। वैसे तो अमर बहुत मशहूर था। जो भी लड़की उसके पास जाती दोबारा उससे कपड़े जरूर बनवाती थी। लेकिन कुछ दिनों से अजीबोगरीब बातें चल रही थी और अक्सर मैं देखती तो औरतों की बातों में मौजूद अमर दर्जी होता है। मैंने इस बात को ज्यादा नोट नहीं किया था क्योंकि वो बातें करने वाली तकरीबन सभी बूढ़ी औरतें होती थीं। कभी किसी जवान लड़की ने दर्जी का जिक्र नहीं किया था। मैंने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पर एक दिन तो हद ही हो गई। मेरे चाचा की बेटी जो कि पंजाब में रहती थी और एक मीडिया चैनल में नौकरी करती थी, मुझसे कहने लगी, सुना है तुम्हारे मोहल्ले में कोई अमर दर्जी रहता है। मैंने कहा, हाँ रहता है। अमर दर्जी की ये खबर पंजाब तक भी पहुंच गई थी। तुम्हें किसने बताया? भाई मैं तो इस मोहल्ले में रहती हूँ। मैंने उसे कभी कपड़े नहीं बनवाए। मुझे लगता है कि उसके कपड़े बनवाने में कोई इतनी खास बात नहीं है। अम्मा ने बनवाए थे। उसने कमीज का हाल खराब कर दिया था। पता नहीं लड़कियों को क्या हो गया है। हर लड़की उसके पास ही जा रही है, उससे कपड़े सिलवा रही है। मेरे चाचा की बहन ये सुनकर हंस पड़ी और बोली, पागल हो गई हो? दरअसल दर्जी अमर की शोहरत की वजह कुछ और है और तुम सुनोगी ना तो तुम्हारा मुंह खुला का खुला रह जाएगा। मैंने कहा, सोनी तुम भी अजीब बातें कर रही हो। साफ साफ बताओ कि तुमने क्या सुना है जो तुम वहां से फोन करके मुझे उसके बारे में पूछ रही हो। तुम्हें मेरा तो कभी ख्याल नहीं आया। वो बोली कि ये तो मैं तुम्हें भागलपुर आकर बताऊंगी। मैं अगले ही हफ्ते आऊंगी, फिर तुमसे आराम से बैठकर बातचीत करूंगी। मैंने कहा, ठीक है। अगर तुम भी अमर दर्जी की फैन हो गई हो तो मैं क्या कर सकती हूँ। जब दिल चाहे आ जाना। मेरी बात सुनकर उसने फोन काट दिया। अगले दिन मैं अपने कामों में लगी हुई थी। लेकिन उसी दिन एक और अनोखा वाकया हुआ। हमारे घर के दरवाजे पर घंटी बजी तो सामने हिरनी ताई खड़ी थी। उन्होंने हाथ में मिठाई का टुकड़ा उठा रखा था। कहने लगी, तुम्हारी माँ कहाँ है? मैंने कहा, मम्मी तो अंदर सो रही हैं। वो बोली कि जल्दी करो, उसे कहो मेरे साथ चले। नंदिनी के घर में बेटा पैदा हुआ है, हमें मिठाई बांटने जाना है और खासकर दर्जी अमर को तो जरूर मिठाई खिलानी है। भाई सारा कमाल ही उसी का है। मैं हैरान हो गई। मुझे तो उन पर हंसी आने लगी। मैंने कहा, कमाल तो नंदनी के पति का है, इसमें दर्जी का क्या कमाल हुआ? उन्होंने मुझे गुस्से से देखा और बोली, आजकल की लड़कियां बहुत बदतमीज हो गई हैं। उन्हें अपने बड़ों से बात करने की तमीज नहीं रही। हम होते थे तो ऐसी बातों पर शर्माकर घर से बाहर ही चले जाते थे या किसी कोने में छुप जाते थे। पर आजकल की लड़कियों में तो शर्म हया नाम की चीज नहीं है। मैं तो उनकी बातों से शर्मिंदा हो गई थी। मैंने जाकर मम्मी को उठाया। मम्मी भी खुश हो गई कि नंदिनी के वहाँ बेटा पैदा हुआ है। पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी गई। मैंने कहा, मम्मी आप लोग तो ऐसे कह रहे हैं जैसे नंदिनी का बेटा पैदा करने के लिए आप सब लोगों ने मिलकर कोशिश की हो। ऐसा भी क्या हो गया? मम्मी मुझे घूर कर बोली, तुझे नहीं पता उसके यहाँ 6 साल बाद और 3 बेटियों के बाद बेटा पैदा हुआ है और वो भी अमर दर्जी की वजह से हुआ है। तुम्हें पता है उस बेचारी के यहाँ बेटा पैदा नहीं हो रहा था। उसका पति उसे तलाक देकर दूसरी शादी कर रहा था। बस इसी वजह से मोहल्ले की सभी औरतें उस बेचारी के लिए परेशान थी। फिर वो अमर दर्जी के पास गई तो उसका मसला हल हुआ। चलो हटो, मुझे जाने दो। हरनी बेचारी इंतजार कर रही होगी। उसे भी बहुत फिक्र थी नंदिनी की। अरे हम मोहल्ले वाले उसकी फिक्र नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मम्मी ने उठकर पैरों में जूतियां डाले और घर से निकल गई। मैं हैरान ही रह गई कि आखिर अमर दर्जी का बेटा पैदा होने में क्या कमाल है। लेकिन ज्यादा सवाल नहीं कर सकती थी। मुझे अपने चाचा की बेटी सोनी की बात याद आई जो उसी दर्जी की शोहरत का जिक्र कर रही थी। मैं समझ गई कि शायद वो इसी शोहरत का कह रही होगी। दर्जी कौन सा कोई डॉक्टर था जिसने बेटा पैदा करने के लिए कोई दवा देता होगा। जरूर कोई न कोई झूठ होगा। मैं ये सोचकर अपने काम में लग गई थी। हफ्ता कैसे गुजरा पता ही नहीं चला। हफ्ते बाद मेरी चाचा की बेटी सोनी भागलपुर हमारे शहर आ गई। हमारी मुलाकात 4 साल के बाद हुई थी। मैंने कहा, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इतनी बदल जाओगी। वो वाकई बहुत मॉडर्न हो गई थी। उसने कपड़े भी मॉडर्न किस्म के पहन रखे थे। उसे देखकर लग रहा था कि अब एक पूरी तरह रिपोर्टर बन चुकी है। मैं उसे अंदर लेकर आ गई। हम लोगों ने खाना खाया, बातचीत की। तब उसने अमर दर्जी का जिक्र छेड़ दिया। अच्छा तुम बताओ ना,
तुम अमर दर्जी के पास खुद कभी गई हो? उसने बड़ी दिलचस्पी से पूछा था। नहीं यार, मैं तो प्रियंका से कपड़े सिलवाती हूँ। मुझे कभी मर्द दर्जी के पास जाने का इत्तेफाक भी नहीं हुआ है और अमर दर्जी तो मुझे जहर लगता है। उसकी वजह से 2-3 बार मेरी बेइज्जती हो चुकी है। मुझे क्या ज़रूरत है दर्जी के पास जाने की? वैसे भी तुम्हें तो पता है मैं ज्यादातर बने बनाए कपड़े लेती हूँ। मेरी बात सुनकर सोनी कहने लगी, अरे पागल, मैं उसके पास किसी और वजह से जाना चाहती हूँ। तुम्हें नहीं पता वो औरतों में बड़ा मशहूर हो रहा है और मशहूर जिस वजह से हो रहा है वो जानकर तुम्हारे कदमों तले से जमीन निकल जाएंगी। अच्छा, अब ज्यादा पहेलियां मत बुझाओ, मुझे जल्दी से बताओ कि क्या बात है और तुम अमर दर्जी के लिए पंजाब से क्यों आई हो? हम उसके पास चलते हैं। मैंने सुना है कि वह औरतों का इलाज करता है जिससे उनके यहाँ बेटा पैदा होता है। तुम मुझे बताओ कि भला ये कैसे मुमकिन है? मुझे तो लगता है ये जरूर कोई ना कोई चक्कर कर रहा है और ये सिर्फ दर्जी नहीं है, या तो यह कोई बहुत बड़ा माहिर डॉक्टर है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी कहानी है। मैंने कहा, सोनी, तुम्हें तो हर चीज एक कहानी ही नजर आती है। फिलहाल तो तुम उस दर्जी को रहने दो, यहाँ पर कुछ दिन आई हो तो आराम करो। कहने लगी, नहीं, मैं तो खासकर उस दर्जी की वजह से आई हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर वो किस तरीके से इलाज करता है जिससे कि वो औरतों के यहाँ बच्चा बेटा पैदा करवाता है। मैं चुप हो गई। मैंने कहा, ये सारी बस झूठी बातें हैं, तुम इन पर ध्यान न दो। बोली कि कैसे ध्यान न दूं? उस दर्जी की शोहरत तो अब भागलपुर से निकलकर गाजियापुर, लखनऊ, हसनपुर और आसपास के इलाकों में भी फैल रही है। लोग उसके पास धड़ाधड़ आ रहे हैं और मैं ये जानना चाहती हूँ कि ऐसा कैसे मुमकिन है। चलो चलकर उससे एक बार इंटरव्यू करते हैं। मैं उसके साथ चल दी थी। सोनी ने अपना कैमरा उठाया और साथ ही मुझे लेकर दर्जी की दुकान पर पहुंच गई। वो हमें देखते ही पहचान गया कि ये लोग मीडिया वाले हैं। जब उस दर्जी से पहला सवाल किया कि आपका नाम क्या है, तब वो कहने लगा कि दीदी, मुझे कैमरे में इंटरव्यू देने का कोई शौक नहीं है। आप बिना इजाजत के इस तरह मेरी दुकान में दाखिल होकर मुझ पर कैमरा नहीं तान सकती। इसे नीचे कीजिए, फिर बात करते हैं। अमर दर्जी भी बड़ा चालाक था। जब सोनी उससे बात करना चाहती थी, लेकिन उसने घुमा फिराकर कोई भी बात नहीं की। जब सोनी ने पूछा कि सुना है आप औरतों का इलाज करते हैं, कहने लगा कि आपने गलत सुना है। मैं किसी किस्म के इलाज को नहीं जानता। आपको लगता है किसी गलत फहमी की वजह से यहाँ पर आने का मौका मिल गया है, वरना मैं तो एक मामूली सा दर्जी हूँ। मुझे क्या पता है कि औरतों का इलाज कैसे होता है। मैं आम गरीब सा आदमी हूँ, आप मुझे तंग कर रही हैं। उसकी तो बातें ऐसी थी कि सोनी का मुंह खुला का खुला रह गया। कहने लगी कि भाई, ये बंदा तो मेरी सोच से भी ज्यादा चालाक निकला है। आम लोगों को टीवी और मीडिया पर आने का बहुत शौक होता है, लेकिन ये इस सब से बचता फिर रहा है। यानी कि यह जरूर कोई न कोई गलत काम में शामिल है, वरना तो यह ऐसा हरगिज नहीं करता, बल्कि कोशिश करता है कि किसी तरह से टीवी पर आ जाए ताकि लोग उसके शोहरत सुनकर बार बार उसके पास आएं। लेकिन मुझे यह लगता है जैसे कोई गलत काम कर रहा है और इस वजह से छुपना चाहता है। मैंने कहा, सोनी, हो सकता है कि तुमने ही गलत सुना हो। तुम जाकर किसी से पूछ क्यों नहीं लेती? कहने लगी कि हाँ, ये तो सही बात है। मैंने खुद भी बहुत सारी औरतों से सुना है कि जो भी इससे इलाज करवाती है उसके यहाँ बेटा ही पैदा होता है। एक दर्जी किसी औरत का इलाज कैसे कर सकता है, यह बात मुझे समझ नहीं आ रही। मैंने कहा, कुछ दिन पहले नंदनी के यहाँ बेटा पैदा हुआ है। वह बहुत खुश थी और हिन्नी ताई हमारे घर आई थी। वो मिठाई बांट रही थी कि ये सब दर्जी अमर का कमाल है। वो शायद तुम्हें इस बारे में कोई न कोई सबूत दे दे, क्योंकि उसके यहाँ तो अभी अभी बेटा पैदा हुआ है। अगर तुम जाओगी तो वो तो सब कुछ सच सच बता देगी। सोनी इस बात पर बहुत खुश हुई, बोली कि बस ठीक है, हम नंदिनी के घर चलते हैं। नंदिनी तुम्हें जानती तो है ना? मैंने हाँ में सर हिला दिया। हाँ, वो मुझे अच्छी तरह जानती है, तुम बिल्कुल भी फिक्र नहीं करो। वह तुम्हें सारी बात सच सच बताएगी और फिर साथ ही हम उसकी मदद भी ले लेंगे। हम नंदिनी के घर पहुंचे। वह बहुत खुश लग रही थी। खुशी उसके चेहरे से झलक रही थी। लगता था कि अब की बार उसके पति ने उसको कह दिया था कि वह कभी भी दूसरी शादी नहीं करेगा। नंदिनी उसके बेटे को जन्म देकर उसे खुशी दे दी थी। हम लोग नंदिनी के पास बैठे। नंदिनी बहुत खुश थी, लेकिन सोनी को देखकर वो भी हैरान रह गई थी, क्योंकि सोनी काफी ज्यादा बदल चुकी थी। सोनी को देखकर नंदिनी ने अपने सारे दुखों की कहानी सुना दी।
उससे बोली, सुना है कि तुम किसी न्यूज़ चैनल पर नौकरी करती हो। मेरी वीडियो मत बनाना। हाँ, मगर मेरे दुख भरी कहानी लोगों को ज़रूर बताना कि कैसे मेरे पति ने मुझे बेटियों की वजह से तलाक लेने का सोच लिया था। वो तो सोच रहा था वो बेटा पैदा करने के लिए दूसरी शादी करेगा। देखो हम औरतों पर कितना जुल्म होता है। वो तो भगवान का करम है कि मेरे यहाँ बेटा पैदा हो गया, वरना आज मैं सड़क पर बैठी होती, अपनी बेटियों के साथ दर दर की ठोकरें खा रही होती। ऐसा क्या हुआ नंदिनी कि तुमने बेटे को जन्म दे दिया? नंदिनी दुखों के मारे फूट पड़ी, अपना एक एक दुख बता दिया। वो अपने सारे गम भूल गई। वह हमें अपने बेटे की कहानी सुनाने लगी। बस मत पूछो कि क्या हुआ, मुझे तो समझो कि फरिश्ता मिल गया था। भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। एक दिन मेरे पास हरनी ताई आई और कहने लगी कि मैं तुम्हें बेटा पैदा करने का एक आसान हल बताऊंगी। मैं भी हैरान हो गई। मैंने सोचा कि कोई दवा तो नहीं आ गई जिसे खाकर बेटा पैदा ही होगा। फिर मुझे हरनी ताई ने बताया कि एक नया दर्जी आया है जिसका नाम अमर है। वह यहाँ पर औरतों का इलाज करता है। उसके पास जो औरत भी जाती है उसके यहाँ बेटा ही पैदा होता है और बेटी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ तक कि अगर कोई प्रेग्नेंट औरत भी उसके पास चली जाए जो कि 3 माह से प्रेग्नेंट हो, तो उसका भी वो ऐसा इलाज करता है कि वो सिर्फ बेटा ही पैदा करता है। मैंने कहा कि मुझे इस बात पर यकीन नहीं आ रहा। मेरे यहाँ पहले 3 बेटियां पैदा हो चुकी हैं। लगता है अब की बार भी बेटी ही पैदा होगी। मेरी बात सुनकर वो हंस पड़ी और बोली, अब तेरे यहाँ बेटा पैदा होगा। तेरे पास हरनी ताई है तो तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं तुझे हर चीज बताऊंगी, बस तुझे उसके पास जाना है, उसे नजराना पेश करना है और हाँ, वो एक पजामा देता है, वो जरूर खरीद लेना। इससे ये होगा कि तुम्हारा बेटा पैदा होने के आसार बढ़ जाएंगे। और हाँ, एक बात का खास ख्याल रखना कि उस पजामे का तुम बकायदा इस्तेमाल करोगी। जब अस्पताल जाओगी तब भी वही पजामा पहन कर जाना। और हाँ, तुम्हें अस्पताल जरूर जाना है, वरना ऐसा ना हो कि कोई ना कोई पेचीदा हो जाए। और उस बेचारे का इलाज तो बहुत अच्छा है, हर औरत को बेटा पैदा होता है। हरनी ताई ने मुझे खूब भड़काया। मुझे बहुत उम्मीद थी, मैं भी बहुत ज्यादा खुश हुई थी। इतवार वाले दिन भी ताई के साथ दर्जी के पास गई। उसने मुझे देखा तो कहने लगा, लगता है कि तेरे यहाँ सिर्फ बेटियां ही पैदा होती हैं। मैं तो उसकी यह करामात देखकर ही हैरान रह गई थी कि इसको कैसे पता कि मैं दुखों के मारी हूँ। हम दोनों नंदिनी की बात पर ही हैरान थे कि जाहिर है उसके पास बेटियों वाली औरत आएगी तो वो यही समझेगा कि बेटा पैदा करवाने आई हैं, क्योंकि उसके यहाँ पहले बेटियां पैदा हो रही हैं। नंदिनी बताने लगी कि वो अमर दर्जी के पास गई और उसने उसको एक पजामा दिया और कहा, बस तुम्हें यह पहनकर जाना है, तेरा बेटा ही पैदा होगा। और मैं दुआ देता हूँ, मेरी दुआ से आज तक कोई खाली हाथ नहीं लौटा। अमर दर्जी ने मुझे एक पजामा दिया, उसे पहनने को कहा और साथ में यह भी कहा कि यही पहनकर तुम्हें अस्पताल भी जाना है। आज तक जो अभी औरत उसके पास गई थी उसके यहाँ सिर्फ और सिर्फ बेटा पैदा हुआ था। लेकिन फिर एक बात हो गई जिसने मुझे परेशान कर दिया। ताई कहने लगी कि तुम्हें दर्जी को कुछ न कुछ रकम देनी होगी। मैंने कहा कि वह कब और कैसे दूं? कहने लगी, जब बेटा पैदा हो जाए तब देना, लेकिन 1 लाख रुपए तक तुम्हें उसको देना होगा, क्योंकि वो फिर इसी से आगे लोगों की मदद करता है। अगर वो मदद नहीं करेगा तो उसकी भी जादू खत्म हो जाएगी। वो अपने लिए बहुत कुछ करता है, तंत्र मंत्र करता है, यह उसके अपने सिलसिले हैं। अगर तुम उन पर सवाल उठाओगी तो तुम्हारा बेटा बीमार पड़ जाएगा। मैंने कहा कि हरनी ताई, बेटा पैदा तो होने दो, मैं अपना सारा जेवर उसे दे दूंगी। मैं बड़ी खुश थी, मुझे तो पता नहीं था कि बेटा पैदा होगा या नहीं। मैंने ताई से बहुत वादे कर रखे थे, क्योंकि मुझे अपने पति से बहुत परेशानी थी। अब बेटा पैदा हो जाता तो मेरी जिंदगी से सारी परेशानियां खत्म हो जाती। फिर उस दिन मैं अपने साथ हरनी ताई को लेकर अस्पताल चली गई। मुझे अब अपने डिलीवरी का वक्त करीब आता महसूस हो रहा था। और फिर ऐसा ही हुआ। जब हम लोग अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर ने हमें हाथों हाथ ले लिया। मुझसे कहने लगी, लगता है कि बेटा पैदा होगा। इतना दर्द बेटे वाली माँ को ही होता है। मैं और ज्यादा खुशी से फूले नहीं समा रही थी। मैंने इससे पहले डॉक्टर से कहा था वो मेरा अल्ट्रासाउंड कर लें, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं। मुझे दर्जी ने यह भी मना किया था कि तुम्हें इस दौरान अल्ट्रासाउंड नहीं करवाना, और अगर तुमने करवा लिया तो फिर शायद बेटा पैदा ना हो। लेकिन अगर तुम मेरी बात मानोगी, तुम्हारे यहाँ भगवान बेटा ही देगा। और देखो, आज मेरे हाथ में मेरा बेटा खेल रहा है।
अच्छा, तो फिर तुमने क्या किया था? सोनी ने बड़ी दिलचस्पी से सवाल किया था। क्या तुमने दर्जी को अपना सारा गहना उठाकर दे दिया है? हाँ जी, मैं तो उसके लिए अपनी जान भी दे दूंगी, जिसने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी। उसी के इलाज की वजह से तो आज मैं अपने पति की नजरों में पड़ी हूँ, वरना अगर मैं उसे वारिस न देती तो मुझे यहाँ से ही निकाल देता। यह कहकर नंदिनी फिर से रोने लगी। अच्छा, तुम रो मत, देखो अब तो तुम्हारी गोद में बेटा भी आ गया है और तुम्हें खुश होना चाहिए। सोनी ने उसे बच्चों की तरह फुसलाते हुए कहा था। हाँ, ऐसा ही है। मैं भगवान का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मेरी प्रार्थना सुन ली, वरना तो मैं कहाँ जाती, जलील होकर रह जाती। मेरे माँ बाप नहीं हैं। यह कहकर नंदिनी और ज्यादा जज्बाती हो गई। फिर उसने हमें चाय पिलाई और हम वापिस आ गए। सोनी कहने लगी कि मुझे तो ये चक्कर कुछ और ही लग रहा है। हमें ऐसा करना पड़ेगा कि उसी औरत को अपने साथ मिलाकर दर्जी के पास जाना होगा। लेकिन मुझे लगता है कि असल किरदार हरनी ताई का है। सारी औरतें से पूछने के बाद ही पता चला कि सबको हरनी ताई ही दर्जी के पास लेकर जाती हैं। उसकी आधी शोहरत के जिम्मेदार भी हरनी ताई ही हैं। और अब हमें हरनी ताई के पास जाकर उससे सबूत इकट्ठी करनी थी। लेकिन हरनी ताई भी दर्जी की तरह चालाक निकली। उसने तो कोई जवाब देने से साफ इनकार कर दिया। कहने लगी, मैं ऐसा कुछ नहीं करती। आखिर फिर हम ग्राहक बनकर जाने पर मजबूर हो गए थे, क्योंकि ये लोग हमें सीधे तरीके से कोई सबूत नहीं दे रहे थे। देते भी क्यों, क्योंकि यह उनका कारोबार था। अब मेरे साथ सोनी ने अच्छी तरह एक उम्रदराज औरत वाला मेकअप किया, अपना हुलिया सब कुछ बदला और मेरा भी बदला। खुद को नकाब में छुपाया। हम दर्जी के पास पहुंच गए। सोनी ने जाकर दर्जी की खूब मिन्नतें की। वो तो उसके पांव ही पड़ गई। कहा कि भाई, मेरा पति मुझे घर से निकाल देगा, मेरी तो औलाद नहीं हो रही, लेकिन अब मैं उम्मीद से हूँ कि मुझे बेटा ही चाहिए। कुछ करो भाई, मैं अपना सब कुछ तुम्हें देने को तैयार हूँ। यह सुनकर दर्जी चूक सा गया था। बोला कि नेक अमल करने के लिए वक्त लगता है, और वह वक्त के लिए मुझे ये दुकान बंद करना पड़ेगा, और फिर अगर तुम मुझे कुछ दे सकती हो तो सोच सकता हूँ। दर्जी कहने लगा कि तुम हमें अपना सोने का हार उतार कर दे दो तो कुछ करता हूँ। सोनी ने अपने गले से नकली सोने का हार उतार कर उसके सामने रख दिया, जिसे देखते ही दर्जी की आंखें फैल गईं। दर्जी ने अपने कपड़ों में से एक सुर्ख रंग का पजामा निकाला और बोला, जब अस्पताल जाओगी तो इसे पहन लेना, तुम्हारा बेटा पैदा होगा। ठीक है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया भाई। सोनी ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी छुपाई और हम लोग वहां से बाहर आ गए। दर्जी का सारा पोल खुल गया है। सोनी हंसते हुए बोली, क्या मतलब, कैसे पोल खोल गया है? उसने तो सिर्फ तुम्हें इस पजामा को दिया है। मैंने मासूमियत से पूछा। अरे भाई, ये पजामा नहीं है, ये तो एक कोड है। क्या मतलब? मैं भी परेशान हो गई थी। ये अस्पताल वालों का कोड है। दर्जी जिस भी औरत को ये पजामा देता है, वो पहनकर अस्पताल जाती हैं। अस्पताल वालों को उसने पहले ही तैयार किया होता है। फिर वो किसी भी तरह किसी और का बेटा उठाकर उन औरतों की झोली में डाल देते हैं। 1 लाख रुपए के बदले वे बच्चा बदल देती हैं। इनके लिए कौन सा मुश्किल काम है। लेकिन सोचो, जिन माँ बाप के साथ ये लोग घिनौना खेल खेलते हैं, उन पर क्या गुजरती होगी। उनकी औलाद किसी और को और किसी की औलाद किसी को दे देते हैं। कितने बड़े जुर्म में शामिल हैं। इन लोगों को मैं छोड़ूंगी नहीं। यही तो काम है हमारा, बुराई से पर्दा उठाना। हम अस्पताल पहुंचे, एक प्रेग्नेंट औरत से बातचीत की, उसे 5,000 रुपए देकर राजी किया, उसको वो पजामा दिया और फिर उसे अस्पताल के अंदर भेज दिया। नर्सों ने एक दूसरे को इशारा किया। ये सब कुछ कैमरे पर रिकॉर्ड हो रहा था। सुर्ख पजामे को देखते ही उन्होंने एक दूसरे से खुसुर फुसुर की और फिर बेटा बदलकर उस औरत की झोली में डाल दिया। हम लोग ये तो मंजर देखते ही रह गए थे। लेकिन भगवान का शुक्र है कि सब कुछ टीवी पर आने की नौबत नहीं आई, क्योंकि सारा मामला पकड़ा गया था। पुलिस ने भी भरपूर छानबीन किया और उसके बाद दर्जी भी पकड़ा गया। दर्जी का इतना कसूर नहीं था। वह तो सिर्फ 1 लाख में से 10,000 लेता था। इसमें 2,000 ताई को देता था, जो मोहल्ले से औरतों को दर्जी के पास ले जाती थी। अब सब लोग पकड़े जा चुके थे। आज सब मुजरिम जेल में हैं और अपनी सजा काट रहे हैं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।